नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की मॉर्निंग बुलेटिन। मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का राष्ट्रमंत्र, जेन-ज़ी बदलेंगे भारत की तस्वीर। पेपर लीक माफिया का खेल खत्म, 3 महीने में फैसला, 10 साल की जेल। पेपर लीक पर डिजिटल प्रहार, नंदन नीलेकणी संभालेंगे एग्जाम सिस्टम। मीराबाई चानू का गोल्डन धमाका, तीसरी बार बनी कॉमनवेल्थ की क्वीन। मॉनसून का महा अटैक, 14 राज्यों में भारी बारिश का कहर और बाढ़ का संकट। देश भर में मॉनसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। गुजरात में कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अहमदाबाद में भारी बारिश के कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद ली गई। असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा समेत कई नदियां उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं, खासकर जेन-ज़ी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत की ताकत उसकी असली सामूहिकता और जन भागीदारी की परंपरा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा युवा भारत यानी माय भारत प्लेटफॉर्म से आज करोड़ों युवा जुड़े हैं और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित न रहकर गांवों में जाकर भारत को समझने और जमीनी स्तर पर बदलाव का हिस्सा बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने भी प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जेन-ज़ी पूरी ताकत से योगदान देगा। प्रतिभागियों ने कहा कि उनके लिए जेन-ज़ी का मतलब राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा, नवाचार और चरित्र निर्माण है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश भर से चुने गए 400 से अधिक युवाओं ने सीमावर्ती गांव में रहकर स्थानीय समुदाय के साथ काम किया। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और युवाओं के राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करना है। और देश भर से जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। देश भर के करीब 250 जिलों के युवा साथी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साल पहले हमने मेरा युवा भारत, माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार ये था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर
भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें, भारत को समझें। नीट पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। सोमवार यानी आज संसद में पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी आधारित बनाने के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह टीम परीक्षा सुधार और नई तकनीक के इस्तेमाल पर सुझाव देगी। पीएम मोदी का यह छात्रों और परीक्षा सुधार को लेकर मोबाइल के सेल्फी कैमरे से जारी लगातार तीसरा वीडियो संदेश है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक पर सरकार अब सबसे सख्त कानून लाने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा, जिसमें पेपर लीक और नकल के मामलों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, जहां रोज सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। सामान्य मामलों में 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। विधेयक में बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा केंद्रों का पी ऑडिट और कड़ी निगरानी और पेपर लीक, ओएमआर से छेड़छाड़ व फर्जी एडमिट कार्ड जैसी 15 गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। पेपर लीक विवाद के बीच परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद, पारदर्शी और आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करना और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाना है। नंदन नीलेकणी देश के जाने माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं। उन्हें आधार कार्ड परियोजना का चाणक्य माना जाता है। इसके अलावा यूपीआई जैसे डिजिटल ढांचे को आगे बढ़ाने में भी इनका बड़ा योगदान माना जाता है। इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, पूर्व आईबी प्रमुख तपक डेड़ा और आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षक सचिव अनीता और टेक्नोलॉजिस्ट विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। सरकार का कहना है कि इस टीम की सिफारिश के आधार पर परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर 26 दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। अस्पताल के बाहर आने के बाद उनका पहला पड़ाव राजघाट होगा, जहां वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनके लद्दाख रवाना होने की जानकारी सामने आई है। सोनम वांगचुक ने 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अपना अनशन शुरू किया था।
अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ा और उन्होंने कहा था कि जब देश में शांति बनाए रखने और सकारात्मक समाधान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उधर सीजेपी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर 36 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन भी अब समाप्त हो चुका है। सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र, शांति और युवाओं की बड़ी जीत बताया है। अब खबर आसाम से, जहां बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है, जबकि 5 जिलों में 5.24 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में देखा जा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4 जिलों में 354 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां करीब 37,700 से अधिक व्यवस्थापिक लोगों को ठहराया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य में 760 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 48,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का नुकसान हो चुका है। कई तटबंध, सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय वायुसेना अब तक 29 उड़ानों के जरिए 4,000 से ज्यादा राहत पैकेट प्रभावित इलाकों में पहुंचा चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनावी माहौल गर्मा चुका है। जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव में बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमला किए जाने और उनके बैनर फाड़े जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सभा से लौट रहे कुछ लोगों ने प्रचार वाहन को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच चालू कर दी है और आरोपों की पुष्टि अभी की जा रही है। दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस सीट को प्रतिष्ठा चुनाव मानकर ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में इस घटना ने चुनावी माहौल को और अधिक सियासी बना दिया है। मीराबाई चानू ने एक बार फिर भारत का गौरव बढ़ाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मीराबाई ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन हैट्रिक पूरी कर इतिहास रच दिया है। स्केच राउंड में मीराबाई ने पहले 82 किलोग्राम और फिर 85 किलोग्राम वजन उठाकर नया गेम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद क्वीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने शुरुआती प्रयास में चूकने के बावजूद शानदार प्रदर्शन से वापसी करते हुए 105 किलोग्राम भार सफलतापूर्वक उठाया और कुल प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। मीराबाई की इस जीत के साथ भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल का खाता खुल चुका है। वहीं पुरुषों की 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का पदक संख्या में इजाफा किया। भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शुरुआत बेहद शानदार मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव में फिलहाल नरमी के संकेत मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे के हमलों पर रोक लगाने के ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 5% टूटकर $90 प्रति बैरल से नीचे पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आ सकती है। दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में भी जहाज़ों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से शिपिंग गतिविधियां अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। अब तक वैश्विक बाजार की नज़र अमेरिका ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक बातचीत और पश्चिम एशिया के हालात पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहती है या बाजार में फिर नई गिरावट आती है।
तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।